बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो भूगोल। तो इसका बच्चों जो फर्स्ट बुक है उसका जो पहला लेसन है आपका, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर के बच्चों हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन से संबंधित होने वाला है बच्चों। और आप बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आओ हमारे टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। तो फाइनली मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए, ठीक है। तो जितने भी मैं वीडियो लाने वाला हूं इस सीरीज़ से रिलेटेड, कह लीजिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ से रिलेटेड, उन सभी वीडियोज़ को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, हमारा क्लास 12th है, ठीक है। सब्जेक्ट है जियोग्राफी, हिंदी में बोले तो भूगोल। पार्ट 1 है हमारा जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बुक है हमारा, फर्स्ट बुक है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है बच्चों कि जियोग्राफी जो शब्द है हमारा, वो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। जियोग्राफी कह लीजिए या भूगोल कह लीजिए, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है समुद्रों का वर्णन करना, दूसरा है नदियों का वर्णन करना, तीसरा है ब्रह्मांड का वर्णन करना, और चौथा है पृथ्वी का वर्णन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये वाला फोर्थ वाला हो जाएगा। पृथ्वी का वर्णन ही आपका जो जियोग्राफी शब्द है उसका कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी का जो आप वर्णन करेंगे ना, तो यही आपका जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वो वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे बच्चों कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा है आधुनिक मानव भूगोल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। पहला है एलन सी सैम्पल, दूसरा है रैट जेल, तीसरा है ग्रिफिथ टेलर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों रैट जेल, ठीक है। इसका मतलब रैट जेल का पूरा नाम है फ्रेडरिक रैट जेल, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है हमसे उसको देखिए। प्रश्न पूछ रहा है बच्चों हमसे कि प्रकृति के नियमों को समझकर ही मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया है और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। इससे डैश कहा गया है, ठीक है। इसी चीज़ को क्या कहा गया है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन संभावनावाद कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? संभावनावाद, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मान लीजिए आपका पूरा का पूरा धरती है, ठीक है। समझिए, मैं इस क्वेश्चन को समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो धरती पे पहले क्या होता था कि मनुष्य प्रकृति से डरता था, ठीक है। प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था। ज़्यादा बारिश आ गई तो इंद्रदेव की पूजा करता था, ठीक है। ये चीज़ है। लेकिन मनुष्य ने दिमाग लगाया और फिर क्या किया, उसने प्रकृति के नियमों को समझा, ठीक है। और उसके बाद प्रौद्योगिकी, यहाँ पर एक शब्द आया है, यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो वो आया है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या हो गया बच्चों? प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया आपका टेक्नोलॉजी। क्या हुआ बच्चों? टेक्नोलॉजी। मैं इस शब्द को हाईलाइट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अपने टेक्नोलॉजी का विकास किया है और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। इसे ही हम लोग क्या कहने लग गए हैं बच्चों? संभावनावाद, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था बच्चों कि पहले मान लीजिए बारिश करवाना होता था, तो हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे कि हाँ इंद्रदेव जी बारिश करवाइए, बारिश करवाइए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे खेत है और यहाँ पे बादल है ये सारे, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए बारिश करवाने के लिए क्या करते थे कि इंद्रदेव की पूजा करते थे कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए हमारे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हम लोग इंद्रदेव की पूजा नहीं करते हैं। हमने प्रकृति के नियमों को समझा, हमने वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, वेदर कैसे हमारा बदल रहा है, उन चीज़ों को समझा और हम समझ गए कि हम कितनी भी इंद्रदेव की पूजा करते रह जाए, ठीक है, लेकिन इस मौसम में तो बरसात नहीं होगा हमारा, ठीक है। और दूसरी जगह बरसात नहीं भी हो रहा है तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन, यानी कि हम खुद से बादल बनाते हैं और उनसे बारिश करवाने लग जाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें हम कब समझ पाएँ? प्रकृति के नियमों को जब हमने समझ लिया कि ये प्रकृति के नियम हैं, उसके बाद ही हमने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया और इसी चीज़ को बच्चों क्या नाम दे दिया गया है? जियोग्राफी में संभावनावाद का नाम दे दिया गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? ये प्रश्न पूछ रहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ठीक है, यानी कि ये जो है आपकी एक परिभाषा दे दी है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी गई है बच्चों, ये हमारे रेटजेल जी के द्वारा दी गई है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक रेटजेल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रेटजेल जी के द्वारा ये परिभाषा हमारी दी गई है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि नवनिश्चयवाद अथवा, यहाँ पर एक देखिए, नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, पहला है ग्रिफिथ टेलर, दूसरा है रामानुजन, तीसरा है एलेंसी सैंपल और चौथा है रेटजेल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग्रिफिथ टेलर द्वारा ये जो संकल्पना है इसको प्रस्तुत किया गया है। नवनिश्चयवाद कह लीजिए या अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना आप इसको कह लीजिए। ठीक है, तो कौन है हमारे भूगोलवेत्ता? ग्रिफिथ टेलर जी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, इनमें से कौन सा बिंदु, ठीक है, बिंदु मतलब ये 4 जो पॉइंट दिए गए हैं उनको समझ लीजिए, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है हमसे बच्चों कि 4 महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु दे दिया आपको। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो 4 में चारों एक बार ध्यान से पढ़िए। पहला है राजनीतिक भूगोल, दूसरा है आरंभिक भूगोल, तीसरा है आर्थिक भूगोल और चौथा है चिकित्सा भूगोल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये सेकंड वाला, आरंभिक भूगोल जो है आपका, आरंभिक भूगोल वो मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्रों में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, कौन सा नहीं आता है? आरंभिक भूगोल आपका। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिए, जब मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस बना रहा था तो आपकी सपोर्टिंग मटेरियल में मुझे ये मिला। ठीक है, ये मेरे टाइम पे जो मेरे टीचर थे जियोग्राफी के, भूगोल के जो मेरे अध्यापक थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये बेटा ज़रूर पढ़ के जाना, ये महत्वपूर्ण है। और वाकई में जब से लेके आज तक जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, पढ़ाने का अनुभव रहा है, ठीक है, जितने सालों का भी रहा है, उसमें मैंने देखा है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके आपके जो पेपर होते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, मतलब एग्ज़ाम आने वाला है, तो हो सकता है उसमें भी ये क्वेश्चन किसी न किसी तरह से घुमा करके आपसे पूछ ले। तो इसीलिए मैंने एज इट इज़ वहाँ से फ़ोटो खींच के आपके लिए लगा दिया है पीपीटी के अंदर। ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए आप। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। बेसिकली इसके अंदर आपको समझाया गया है, मैं थोड़ा जूम करके समझाता हूँ आपको। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या समझाया गया है बच्चों। प्रश्न है हमारा कि प्रकृति और मानव आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि इन्हें या उन्हें कह लीजिए एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कथन जो है उसको प्रमाणित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है हमसे वो ये पूछ रहा है कि प्रकृति और मानव, ठीक है, आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आप देखते होंगे चंदन की लकड़ी पर सांप जो है इतनी जटिलता से जुड़े हुए होते हैं ना कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वही यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये कथन दिया गया है, इस कथन को आपको प्रमाणित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है। पहला, प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये एज इट इज आप लिख सकते हैं। दूसरा, आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा जो मनुष्य होते हैं ने क्या किया है, प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। मतलब आपसी अन्योन्य क्रिया करके समझ के क्या किया है मनुष्य ने, जो प्राकृतिक पर्यावरण था हमारा उसके अंदर सामाजिक
और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है हमारी। पहले प्राकृतिक पर्यावरण था, फिर उसमें मनुष्य ने क्या किया, समाज को लाया, तो सामाजिक, और फिर संस्कृति आई, तो फिर सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। ठीक है, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं एक तरह से। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए कि भौतिक और मानवीय परिघटनाओं जो है सो कि उसका वर्णन प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है। ठीक है, भौतिक और मानवीय जो परिघटनाओं का वर्णन जो होता है प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप में तूफान की आँख, नदी का मुख आदि। ठीक है, तो ये कुछ बातें बता रखी हैं, यही जटिलता से क्यों जुड़े हुए हैं उसी से संबंधित। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाएं। आप, मैंने तो वैसे बता दिया आपको, एक बारी आप अपनी सपोर्टिंग मटेरियल आपकी जो बुक होगी एनसीईआरटी के अंदर उनमें ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें। बुक के अंदर और भी अच्छी तरीके से आपको समझा रखा होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको जो भी मैंने बताया उतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे, अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारा यहाँ पर कि मानव ने प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही, ठीक है, बाद ही क्या होगा, यहाँ पर ये रद्द लिखा है, रद्द नहीं, ठीक है, कह सकते हैं टेक्नोलॉजी सॉरी टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया है, यानी कि अपना विकास कर पाया है ओवरऑल देखा जाए तो। इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर रद्द नहीं होगा, यहाँ प्रौद्योगिकी कर दीजिए, टेक्नोलॉजी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका विकास कर पाया है तो उसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहला है डीएनए की खोज। डीएनए की खोज करके, मैं समझा रहा हूँ बच्चों, पहला वाला ऑप्शन समझिए, डीएनए की खोज करके ही मनुष्य ने आनुवांशिक बीमारियों को पता लगाया है, आनुवांशिकता के रहस्यों को खोला है। ठीक है, डीएनए का ही रहस्य है जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि आपके पिताजी का कैसा वो था, मतलब उनका शारीरिक ढांचा कैसा था, उनके बाल उड़े हुए थे कि नहीं उड़े थे, ठीक है, वो हैंडसम लगते थे कि नहीं लगते थे, क्या वो एक अच्छे बॉडी बिल्डर थे कि नहीं। मतलब डीएनए ही हमें ये चीज़ बताता है, डीएनए से ही हमें पता चलता है कि एक जो पिता है उसका बच्चा कैसा होगा। ठीक है, अगर पिता मोटा हट्टा कट्टा है तो क्या उसका बच्चा पतला होगा या हट्टा कट्टा ही होगा, बॉडी बिल्डर ही होगा। तो मतलब आप समझिए, ठीक है, अगर मान लीजिए जो पिता है वो, पिता और माता जो है उनको एक कोई बीमारी है और वो बीमारी सालों से चली आ रही है, कहने का मतलब ये है खानदान, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो क्या वो बीमारी आगे ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें डीएनए से पता चलती है। ठीक है, तो मतलब डीएनए का जब हमने पता लगाया ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल करके सामने आई है। तो एक ये आप लिख सकते हैं। दूसरा है गति के नियम वायु। ठीक है, ये वायु वाला ब्रैकेट में था, ओके, ठीक है। गति के नियम, गति के नियमों को समझ करके ही हमने वायुयान यानी एरोप्लेन को आविष्कार कर दिया। पहले हमें गति का नियम नहीं पता था तो हमने एरोप्लेन का आविष्कार नहीं किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है आपका। उसी प्रकार से घर्षण की जो है सो कि घर्षण आग की खोज, तो हमने घर्षण का नियम समझा, उसके बाद हमें आग का खोज पता, मतलब आग का खोज हम कर पाए। जैसे आदि मानव ने दो पत्थरों को रगड़ा तो घर्षण हुआ, उसके बीच में घर्षण हुआ तो चिंगारी निकला। हम सोचे चिंगारी निकल सकता है तो आग क्यों नहीं निकल सकता, फिर हमने वैसे ही पत्थर को रगड़ा रगड़ा रगड़ा, उससे हमने आग लगा दी। तो समझ रहे हैं, तो हम फिर आग जो है सो कि उसकी खोज कर पाए, और आग का खोज कर लिया तो इतनी सारी चीज़ें हमने कर, खाना पका करके खाने लग गए। ठीक है, उसी प्रकार से हम कई सारी चीज़ें बनाने लग गए, समझ रहे हो, आग के खोज से ही। और यहाँ पर जो है सो कि उपरोक्त सभी, तो ये सारे के सारे ही सही है आपके, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला है क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा है मात्रात्मक क्रांति, तीसरा है स्थानिक संगठन और चौथा है अन्वेषण और विवरण। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका मात्रात्मक क्रांति जो है आपका मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों 1990 का जो दशक था वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो वो जाना जाता है आपका बच्चों आधुनिकतावाद के लिए। किसके लिए जाना जाता है बच्चों, आधुनिकतावाद के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। और बस यही था आज का ये वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।